तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम ही अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, एक जिज्ञासा है। ये एक ऐसी किताब है जो आध्यात्म और हमारी अंदरूनी ऊर्जा के उस कनेक्शन पर बात करती है जहां ज्यादातर लोग जाने से भी कतराते हैं। और यही यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर देने की कोशिश करती है। असल में ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का आधार है। तो आइए इस गहरे आइडिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि इस किताब के इतने चौंकाने वाले, इतने विवादास्पद टाइटल के पीछे का असली मतलब आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ एक शारीरिक क्रिया के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसका जो कोर आइडिया है वो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। ओशो का तर्क ये है कि जिस ऊर्जा को हम सिर्फ सेक्स का नाम देते हैं वो असल में जीवन की सबसे पावरफुल, सबसे बुनियादी ऊर्जा है। और अगर अगर इसे सही ढंग से समझा और दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा हमें चेतना के सबसे ऊंचे स्तर यानी समाधि तक ले जा सकती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये किताब समाज की जो आम सोच है उससे हटकर इस बुनियादी इंसानी ऊर्जा को एक नया मतलब कैसे देती है। यहाँ पर दो अलग अलग सोच का सीधा सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ तो समाज की पुरानी धारणा है जो इसे या तो दबाने की बात करती है या फिर इसे पाप या कोई टैबू समझती है। वहीं दूसरी तरफ ओशो का एक बिल्कुल क्रांतिकारी नजरिया है। वो इसे एक नेचुरल लाइफ एनर्जी मानते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें दिव्यता तक पहुंचने की क्षमता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई एकदम नया विचार नहीं है। इसकी जड़ें हमें तंत्र जैसी प्राचीन भारतीय परंपराओं में भी मिलती हैं। तो किताब के जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इन 4 पॉइंट्स पर टिके हैं। ओशो साफ साफ कहते हैं कि इस नेचुरल एनर्जी को दबाने से, इसे रिप्रेस करने से मानसिक उलझने और एक अंदरूनी संघर्ष पैदा होता है। तो वो इसे दबाने की जगह ट्रांसफॉर्म करने का, यानी इसे एक आध्यात्मिक या क्रिएटिव शक्ति में बदलने का रास्ता बताते हैं। उनका मानना है कि असली आनंद, जिसे वो समाधि कहते हैं, वो बाहरी चीजों में नहीं मिलता, बल्कि प्रेम और ध्यान जैसी अंदरूनी अवस्थाओं से मिलता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, बाहरी सुख तो आता जाता रहता है, पर असली खुशी हमारे अंदर ही है। ठीक है, ये सब तो समझ आया, लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूपांतरण आखिर होता कैसे है? किताब इसके लिए क्या रास्ता बताती है? ओशो इस पूरी प्रक्रिया को 3 बड़े सिंपल स्टेप्स में समझाते हैं। पहला कदम इस ऊर्जा के अस्तित्व को स्वीकार करना, बिना किसी शर्म या अपराध बोध के। दूसरा कदम है जागरूकता का इस्तेमाल, जिसे साक्षी भाव भी कहते हैं। मतलब जब ये ऊर्जा महसूस हो तो उसे सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना है, उसे अच्छा बुरा जज नहीं करना, न ही उसमें बह जाना है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, रूपांतरण। ध्यान के जरिए इस ऊर्जा को नीचे की ओर बहने देने के बजाय इसे ऊपर की ओर, चेतना के ऊंचे सेंटर्स की तरफ डायरेक्ट करना। अब देखिए, कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं होता है ना, तो चलो जरा ईमानदारी से देखते हैं कि इस किताब की अच्छी बातें क्या हैं और इसमें क्या कमियां हैं। एक बैलेंस नजरिया रखते हैं। तो एक तरफ तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमारी पुरानी सोच को, हमारी कंडीशनिंग को चैलेंज करती है और सामाजिक टैबूज को तोड़ती है। ये सेक्स जैसे विषय को एक बहुत गहरा आध्यात्मिक एंगल देती है, और वो भी बहुत सरल भाषा में। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके विचार इतने रैडिकल हैं कि हर किसी के लिए इन्हें मानना या हजम करना आसान नहीं होता। और एक बड़ी कमी ये भी है कि ये कोई प्रैक्टिकल कैसे करे वाली गाइड नहीं है। ये एक फिलॉसफिकल चर्चा ज़्यादा है, जिसमें ठोस कदम कम बताए गए हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, जो रीडर्स हैं उनकी राय भी कुछ ऐसी ही है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये किताब सोचने का तरीका बदल देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही एक आम शिकायत ये भी रहती है कि इसमें आइडियाज़ को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, इसके लिए कोई क्लियर स्टेप्स नहीं हैं, जिससे ये कुछ लोगों को अधूरी अधूरी सी लगती है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि भाई, ये किताब पढ़नी किसे चाहिए? क्या ये सबके लिए है? नहीं, ये किताब शायद हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो आध्यात्म और ध्यान में सच में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो जिंदगी, प्यार और सेक्स को एक गहरी नज़र से समझना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है एक खुला दिमाग और अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने की हिम्मत। अगर ये है तो ये किताब एक नया दरवाज़ा खोल सकती है। कुल मिलाके अगर हम इसका सार देखें तो इस किताब को 5 में से 4.2 की एक बहुत अच्छी रेटिंग दी गई है, जो ये दिखाता है कि भले ही इसके विचार सबके लिए ना हो, लेकिन ये एक बेहद शक्तिशाली और सोच को बदलने वाली किताब है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।
बात सिर्फ एक ऊर्जा की नहीं है। सवाल यह है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी और कौन सी शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जिन्हें शायद हम समाज के डर से या अपनी नासमझी के कारण दबा रहे हैं। और क्या पता उन्हीं दबी हुई ऊर्जाओं में हमारी असली क्षमता छिपी हो। इस पर सोचिएगा जरूर। तो आज बात करते हैं ओशो के एक ऐसे विचार की जो शायद उनका सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद विचार रहा है, संभोग से समाधि तक का सफर। सुनने में ये जितना चौंकाने वाला लगता है उतना ही गहरा भी है। ये हमारी सबसे बुनियादी ऊर्जा को आध्यात्म के शिखर से जोड़ने की बात करता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है जिस पर सदियों से बहस होती रही है, क्या ये जो हमारी यौन ऊर्जा है, ये काम ऊर्जा, क्या ये वाकई कोई पाप है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ओशो सीधे सीधे देते हैं, और यहीं से असल में ये पूरी चर्चा शुरू होती है। अच्छा, तो इस ऊर्जा को देखने के ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है समाज का नजरिया, जो इसे डर, पाप और किसी तरह छिपा देने वाली चीज मानता है, और दूसरी तरफ है ओशो। वो कहते हैं कि ये तो एक प्राकृतिक ऊर्जा है, ये अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। तो चलिए पहले इसी हिस्से को समझते हैं। ओशो के हिसाब से ये एक प्राकृतिक ऊर्जा है, मतलब ये कोई अच्छा या बुरा, नैतिक या अनैतिक मुद्दा है ही नहीं, ये तो बस जीवन की एक बुनियादी शक्ति है। तो ओशो का जो मूल विचार है वो यही है कि संभोग की ऊर्जा कोई पाप नहीं बल्कि एक नेचुरल एनर्जी है। और कमाल की बात यह है कि अगर इसे ठीक से समझा जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यही ऊर्जा एक इंसान को समाधि तक यानी कि परम ज्ञान तक ले जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब इस नेचुरल एनर्जी को दबाया जाता है, जैसा कि समाज अक्सर करता है। यहीं से वो सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं शुरू होती हैं, जब हम अपने ही स्वभाव से लड़ने लगते हैं। ओशो के हिसाब से इस ऊर्जा को दबाने के जो नतीजे हैं वो बहुत बुरे हैं। इससे तनाव पैदा होता है, डर पैदा होता है, मन में अजीब अजीब से संघर्ष चलते रहते हैं, और सबसे बढ़कर एक गहरी कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती हैं। मतलब साफ है, इसे दबाने का रास्ता सही नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर दबाना नहीं है तो क्या करना है? यहीं पर बात आती है ऊर्जा के रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की। ये वो रास्ता है जिस ऊर्जा को दबाने के बजाय इसे शारीरिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक चेतना तक ले जाता है। और ओशो इसके लिए 3 बहुत ही साफ स्टेप्स बताते हैं। पहला कदम है समझ, यानी ऊर्जा को दबाओ मत, उसे बस समझो। दूसरा है जागरूकता, यानी जो भी करो प्यार और जागरूकता के साथ करो। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है ध्यान। ध्यान के जरिए इस ऊर्जा को एक ऊंचाई दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज़रूरी टूल है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। यही वो तरीका है जिससे अपनी ऊर्जा को समझा भी जा सकता है और उसे एक आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर भी उठाया जा सकता है। इस रास्ते की यह सबसे मुख्य प्रैक्टिस है। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का आखिर लक्ष्य क्या है? मंजिल क्या है? वो मंजिल है समाधि, मतलब अस्तित्व की सर्वोच्च अवस्था। तो समाधि आखिर है क्या? ये वो अवस्था है जहां इंसान को पूरी तरह से शांति, परम आनंद और आत्म साक्षात्कार, मतलब खुद की पहचान हो जाती है। ये कोई किताबी बात नहीं, ये एक अनुभव है। समाधि की अवस्था में होता क्या है? इसमें मिलती है पूर्ण शांति, परम आनंद और आत्मज्ञान। ओशो के लिए यही जीवन का असली और अंतिम लक्ष्य है, वो मंजिल जहां पहुंचकर सारी खोज खत्म हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरी फिलॉसफी का जो निचोड़ है, जो सार है, उसे एक लाइन में समझते हैं। और वो लाइन है, काम ऊर्जा को दबाओ मत, उसे समझो और ध्यान के माध्यम से उसे समाधि तक पहुंचाओ। बस ये एक वाक्य ओशो के पूरे दर्शन को अपने अंदर समेट लेता है कि रास्ता दमन का नहीं बल्कि समझ और रूपांतरण का है। और आखिर में ये सवाल बचता है कि अगर इस ऊर्जा को दबाया ना जाए बल्कि उसे समझा जाए, उसे सही दिशा दी जाए, तो ये एक इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।